हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द academy.on। तो हमारे जो पिछली क्लास में जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ कैंसर हमने शुरू किया था, वो आज हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा और आगे उसे डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है। जो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि हमने दो कैटेगरीज बताई थी, जिनकी जो ट्यूमर सेपरेशन जीन्स एंड द प्रोटोऑन्को जीन्स। ओके। तो प्रोटोऑन्को जीन्स के बारे में हमने मेनली क्या था, पढ़ लिया था। तो उनके जो पाथे रहते हैं वो हम करेंगे, लेकिन आज हम जो मेनली करने वाले हैं वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन के बारे में। ठीक है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को हम तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। किसके अंदर, कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं? तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जो फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसे हम बोलते हैं केयर टेकर्स जीन। ओके, ठीक है। एंड द सेकंड इज द गेट कीपर जीन एंड द थर्ड वन इज द थर्ड कौन सी होगी फिर? लैंडस्केपर जीन्स। ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ये है क्या। ठीक है। ओके, चलो देखते हैं पहली स्लाइड। सॉरी, कि कैंसर जो है वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज फिर एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए टर्म फॉर डिजीज इन विच अबनॉर्मल सेल डिवाइड विदाउट कंट्रोल एंड कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यू। ओके। कैंसर सेल कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम। ओके। तो हम पढ़ते हैं केयर टेकर जीन्स। केयर टेकर जीन्स का सीधा सा मतलब है कि जो जीनोम की केयर करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। ठीक है। इसको होता है ना कि हम किसी को अपना मानते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या क्या करते हैं, केयर करते हैं। जैसे अपने माँ बाप क्या है, हमारी केयर करते हैं, तो हमें क्या करते हैं, हमें हमें हमारी केयर करते हैं, बिल्कुल अपना कितना प्यार करते हैं। तो उसी तरह से क्या करते हैं कि जीनोम को बिल्कुल केयर करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल बहुत प्यार करते हैं जीनोम से। ठीक है। तो ये केयर क्या कैसे करते हैं कि देखिए, जैसे कि मेनली इसमें देखिए, जैसे आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें क्या कह रखा है कि दीज जीन्स एनकोड्स द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ जीनोमिक स्टेबिलिटी। ओके। एंड दीज जीन्स फाइंड आउट द डैमेज्ड डीएनए एंड रिपेयर। मान लो कि जैसे हमारे पास ये डीएनए है। ओके, कि ये डीएनए कि ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट मे बी आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड आल्सो। ओके। तो इसमें क्या होगा, इट रिकॉग्नाइज्ड बाय द, मान लो यहाँ पे क्या होगा कि म्यूटेशन आ गई थोड़ी सी, कि यहाँ पे कट हो गया डीएनए के अंदर। ठीक है। कि यहाँ पे डीएनए डैमेज हो गया। यहाँ पे क्या करके, मान लो P53 है। ठीक है। मान लो एटीएम मैंने बताया था, एटीएम लास्ट क्लास में अपने डिस्कस करा था ना, एटीएम, एटीआर, और हम भी बोल सकते हैं एटीएक्स भी बोल देते हैं, एटीएम या एटीएक्स, या और कौन सा था, एटीआर। ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और इसे क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, जो कि इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये डीएनए डैमेज रिकॉग्निशन का काम कर रहे हैं, और इसे क्या करें, केयर टेकर जीन्स, इसीलिए इनको बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स इनके कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल हुए P53, रेटिनोब्लास्टोमा एंड P10 एंड द। ओके। तो चलो बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल्स है जो डीएनए रिपेयर के अंदर, और एक MSH1 और एक MSH2 जो क्या होता है, मिसमैच रिपेयर के अंदर हेल्प करते हैं। ओके। देन नेक्स्ट इज द गेट कीपर जीन्स। गेट कीपर जीन्स मीन्स जो क्या है, चौकीदार का काम करते हैं, मीन्स कि जो वॉचमैन होते हैं। ठीक है। कि मान लो इस तरह से अगर कोई गेट है, यहाँ पर ये इस तरह की जीन है। ठीक है। तो ये किसी की एंट्री होगी, किसकी एंट्री होगी, नहीं होगी, ये सारा क्या करेंगे, ये गेट कीपर वाले, गेट की रखवाली कौन कर रहे हैं, ये जीन्स कर रहे हैं। ओके। तो क्या करते हैं, इन जीन्स का क्या काम आते हैं कि ये ना जो एपोप्टोसिस और सेल जो माइटोसिस हो रही है ना, उनको रेशियो को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है। जैसे कि इनको दे रखा है कि रेगुलेट द माइटोसिस एंड एपोप्टोसिस रेशियो, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन माइटोसिस एंड एपोप्टोसिस, दैट्स व्हाई गेटकीपर जीन्स रेगुलेट्स द रेशियो ऑफ माइटोसिस एंड एपोप्टोसिस, और एपीसी जीन्स रेगुलेट द वे ऑफ सेल डिवाइड एंड एपोप्टोसिस। ओके। तो अपन डायग्राम से समझते हैं कि कैसे माइटोसिस एंड एपोप्टोसिस की रेशियो मेंटेन होती है। मान लो कि ये प्रोड्यूस्ड सेल्स इज इक्वल टू द एपोप्टोसिस या फिर सेल डेथ, ये इक्वल रखते हैं इस चीज़ को, कि सेल डेथ उतनी ही सेल डेथ हो और उससे ज़्यादा मतलब कि उतनी सेल ही प्रोड्यूस हो। ठीक है। अगर अगर ये एक एग्जांपल है, ठीक है, उस तरह के एग्जांपल है कि इस तरह की रेशियो मेंटेन रखते हैं, वो अपने हिसाब से कि कितनी सेल इन्हें प्रोड्यूस करनी है, कितनी डेथ करनी है, वो इनके ऊपर ही है। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। अगर प्रोड्यूस्ड सेल्स, जो न्यू सेल्स बनी है, इज लेस देन द डेड सेल्स, मान लो जो डेड सेल से क्या है, प्रोड्यूस सेल कम है, तो क्या करेगा, जीनोम क्या करेगा, मल फंक्शनिंग करेगा। कैंसर तो नहीं होगी, लेकिन क्या है, मल फंक्शनिंग और तरह के डिसऑर्डर्स होंगे उसमें। ठीक है। ओके। सेकंड क्या होगा, अगर प्रोड्यूस्ड सेल्स इज मोर ग्रेटर देन द डेड सेल्स। मान लो कि देखो, जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है पॉपुलेशन का,
जैसे कि पॉपुलेशन में क्या आता है कि जो कहते हैं मोर्टेलिटी रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसी में क्या होगा, सेल की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और सेल की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आप एक टर्म सही जानते हैं, एक लाइन अपने को पता है बिल्कुल अच्छी सी कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स लेड्स टू द कैंसर। ओके, तो इसमें क्या करेगी, कैंसर कोज करेगी। तो ये क्या करते हैं, गेट कीपर जीन इनकी रेशियो को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था ट्यूमर सप्रेसर जीन का ही एक पार्ट है ये। ट्यूमर सप्रेसर जीन में क्या होता है कि ट्यूमर है कोई भी, उसको क्या करना है, सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं प्रोडक्शन ताकि कैंसर ना हो। ओके, तो ये इसकी एग्जांपल है रेटिनोब्लास्टम है, जैसे CDH है एंड APC ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिशन को, और बीटा कैटेनिन। ओके, नाउ द लैंडस्केपर जीन्स। देखो कोई भी सेल होती है उसे प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये नहीं है कि वो अकेली सब कुछ ग्रोथ कर लेगी, उसे दूसरी सेल्स के साथ मिलकर मेल मिलाप, जैसे होता है ना कि पड़ोस में रहते हैं, कि एक पड़ोस में रहने वाले कोई भी कितने भी घर हो, उनको आपस में क्या करनी पड़ती है, एक तरह की रिलेशनशिप बनानी पड़ती है कि नेबरहुड है कि ताकि उनके एक दूसरे के काम आ सके। तो तभी सेल भी क्या करती है कि सेल ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं ही हूँ तो सब कुछ मैं अपने आप भी कर लूँगी, नहीं, उसको दूसरी सेल्स के साथ क्या होती है, जो रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। तो रिलेशनशिप बनाने का अपन बोलते हैं सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं अपन, यानी एक दूसरे के साथ बातें करना। ठीक है, सेल्स में बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि क्या उस ग्रोथ के लिए जरूरी है उसके लिए। तो अपने पढ़ा है कि सेल सॉरी जो लैंडस्केपर जीन होते हैं, लैंडस्केपर जीन मेनली क्या आता है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो जेनेटिक्स ऑफ कैंसर है ना, जेनेटिक्स ऑफ कैंसर है जो, वो उसमें 3 तरह की पाथवे चलते हैं, 3 तरह के पाथवे। पहला जो पाथवे होता है वो होता है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल, कि किस तरह से सेल डिवाइड होनी है, किस तरह से क्या होना है, किस तरह से प्रोसेस होनी है। ठीक है, जो दूसरा जो होता है ना, जो दूसरा होता है वो क्या होते हैं, सेल सिग्नलिंग होती है। ठीक है, सेल सिग्नलिंग होती है, जिसमें अपन जो आप पढ़ेंगे प्रोटोन को जीन्स वगैरह में। और ये सेल जो साइकिल में आप कौन से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स आते हैं सारे। ठीक है, जितने ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है वो क्या होता है, सेल साइकिल के। एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेल एडेशन का, जो क्या होता है, सेल एडेशन का। सेल एडेशन किसको इन्वॉल्व करता है, लैंडस्केपर जीन्स को, लैंडस्केपर जीन्स को। लैंडस्केपर जीन्स के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, लैंडस्केपर जीन्स के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर होते हैं 3 जीन्स। ओके, सबसे पहला होता है कैथरीन। ओके, सबसे पहला होता है कैथरीन, दूसरा होता है सिलेक्टिन। ओके, एंड द थर्ड वन इज द इंटीग्रीन। कौन सा होता है, इंटीग्रीन होता है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, जो कैथरीन होता है ना, कैथरीन वो होता है कि जो सिमिलर सेल्स है ना उनके बीच में कम्युनिकेशन, इस फिर सेल एडेशन क्या करता है, वो करता है, रिकॉग्नाइज करता है या फिर उसके साथ में रिलेशनशिप बनाता है। सिलेक्टिन होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट सेल के साथ में, मतलब कि सिलेक्टिन नाम से पता चला कि सिलेक्ट करेगा कि किसी किस किस के साथ करना है, ये नहीं कि सिमिलर है या डिसिमिलर है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करेगा, डिसिमिलर के साथ में करेगा। ठीक है, और इंटीग्रीन क्या आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में एडिशन स्थापित करें। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है इसमें आप एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स मैंने बता दी कि कैटरीन हो गया, ठीक है, एंड कैटरीन हो गया, और सिलेक्टिन हो गया, और कौन सा हो गया, इंटीग्रीन हो गया। अब वो पढ़ते हैं P53 का पाथवे। सबसे ईजिएस्ट पाथवे है ये और सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे P53 का। इसमें आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पाथवे चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा है। ठीक है, इस P53 को जो प्रोटीन होता है इसको नाम बोलते हैं, इसके 2-3 नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बोल देते हैं फॉस्फोप्रोटीन 53। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मास्टर वॉचमैन। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं गार्जियन ऑफ द जीनोम। अब इसको इतना नाम क्यों दिया है, क्योंकि सारे काम कर रहा है, अभी जीनोम की स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है, गार्जियन की तरह उसकी देखभाल भी कर रहा है, और क्या कर रहा है, उसको ट्यूमर को सप्रेस भी कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है MDM2, एक आता है, जब आप पाथवे पढ़ेंगे ना तो इसमें आएगा, एक आएगा MDM2 और एक आएगा HDM2, इन इन दोनों में क्या है, MDM2 और HDM2 में क्या है, जब MDM2 ये क्या दोनों क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ द P53। जब MDM क्या होगा, एक्टिव होगा, जब MDM एक्टिव होगा तो क्या होगा, P53 क्या होगा, इनएक्टिव होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर नेगेटिव रेगुलेटर है तो यही होगा। और जब MDM इनएक्टिव होगा तो P53 क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर है। अब थोड़े से केसेस डिस्कस करते हैं आप। ठीक है,
केसेस डिस्कस कैसे करेंगे, आप केसेस डिस्कस कैसे करेंगे, उससे अपन को सारी चीज़, अपन लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी उस चीज़ से, ठीक है। तो सबसे पहले केसेस में अपन डिस्कस करते हैं कि P53 है, जैसे P53 है, कुछ ये बेसिक बातें हैं जिसको अगर समझ में आ गई तो सारा पाथवे, सारे के सारे पाथवे सिमिलर है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। P53 जब फॉस्फोरिलेट किया जाता है, P53 जब फॉस्फोरिलेट किया जाता है, फॉस्फोरिलेशन होती है उसकी, तब वो क्या होता है, एक्टिव होता है। तब वो क्या होता है, तब वो क्या होता है, एक्टिव होता है। जब उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तब वो क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब उसकी फॉस्फोरिलेशन नहीं होती P53 की, जब वो नॉर्मल कंडीशन में है P53, तो वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन एमडीएम का पता ही है, लेकिन एमडीएम जो होता है, एमडीएम जो होता है वो क्या होता है, जब उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, जब उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। दोनों उल्टे चल रहे हैं एक दूसरे के, तो पाथवे में बिल्कुल सही समझ में आएगी कैसे चल रहा है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन में एमडीएम क्या होता है, एक्टिव होता है, और फॉस्फोरिलेशन होती है तब क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है भाई। रेटिनोब्लास्टोमा का पाथवे पढ़ेगी उसमें भी सेम है, ठीक है। अगर एनालॉजी पढ़े, एनालॉजी मतलब कि फंक्शन डिफरेंट लेकिन बाकी सब कुछ सेम हो, तो रेटिनोब्लास्टोमा और एमडीएम2 बिल्कुल सेम है। क्योंकि अगर रेटिनोब्लास्टोमा की आप फॉस्फोरिलेशन कर देंगे तो ये भी क्या है, इनएक्टिव ही रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये एक्टिव होता है। वैसे ही क्या था, एमडीएम2 था। चलो भाई ठीक है। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं P53 के पाथवे की। ओके, P53 के पाथवे में पहले मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू, फिर बिल्कुल सही समझ में आएगा, ठीक है। कि जैसे ये सेल की आउटर बाउंड्री है, ठीक है, ठीक है, आउटर बाउंड्री, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। अब मैं दोनों बातें साथ में लेकर चलूँगा आपके साथ, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड और ये एक मान लो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो ठीक है। डबल स्टैंडर्ड को मैंने बताया था कि डबल स्टैंडर्ड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, डबल स्टैंडर्ड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, एटीएम। कौन रिकॉग्नाइज करता है, एटीएम। और सिंगल स्टैंडर्ड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, एटीआर। कौन रिकॉग्नाइज करता है, एटीआर। देखो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज था, ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डैमेज था। डबल स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज करा एटीएम ने, सिंगल स्टैंडर्ड को रिकॉग्नाइज करा एटीआर ने। ओके, अब एटीएम क्या करेगा और एटीआर आगे जाके क्या करेंगे, एटीएम करेगा CHK2 को एक्टिवेट, CHK2 को एक्टिवेट, CHK2 को एक्टिवेट। एटीआर क्या करेगा, CHK1 को एक्टिवेट, CHK1 को एक्टिवेट। अब इन दोनों को एक्टिवेट करने के अलावा इन दोनों एक काम और करते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके। क्या चोरी चोरी चुपके चुपके क्या काम करते हैं, ये MDM2 है ना, जो इनका जाने दुश्मन है इनका, जो कि नेगेटिव रेगुलेटर है, उसको क्या करते हैं, फॉस्फोरिलेट कर देते हैं। जाने दुश्मन को फॉस्फोरिलेट करेंगे तो क्या मतलब हुआ, जाने दुश्मन को फॉस्फोरिलेट कर दिया MDM2 को, मतलब कि MDM2 का मैंने पहले ही बताया था कि जब ये इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है, जब इसकी फॉस्फोरिलेशन होती है तो ये क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं पाथवे क्या होगा। और एक बात और, जो एमडीएम है ना, इसको P53 को अपने साथ बाइंड रखता है कुछ इस तरीके से। मान लो इसकी स्ट्रक्चर इन तरीके से, मान लो ये हो गया P53, ठीक है, यहाँ पे डीएनए डैमेज है, ठीक है, और ये MDM2 है। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे फिल्म है, कोई एक मूवी है, हीरो को बांध रखा है यहाँ पे रस्सी से, ठीक है, और ये हीरो की कोई भी लगा लो, कोई उसका रिलेटिव है, कुछ को उसको यहाँ पे बंदी बना रखा है, उसको यहाँ पे बांध रखा है, ठीक है। बंदी कौन बना रखा है, डीएनए, मतलब कि डैमेज है। और क्या कर रखा है, P53 क्या है, मतलब कि हीरो है, और MDM2 क्या है, विलेन है, ठीक है, MDM2 क्या है, विलेन है, ठीक है। P53 बोल रहा है कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, लेकिन इसने इसको MDM2 ने क्या पकड़ रखा है, इसके साथ 2-4 गुंडे और लगा रखे हैं, जिसको हम बोलते हैं यूबिकिटिन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूबिकिटिन। यूबिकिटिन ने क्या कर रखा है, इसको पकड़ के रख रखा है P53 को। अब बात आई कि इसको जाना है इधर, ये बोल रहा है कि भाई मुझे तो जाना है, मुझे जाने दे, लेकिन ये क्या है, ये गुंडा है, ये नहीं जाने दे रहा भाई। अब क्या होगा कि इसको अपने को, इसको इनका बॉन्ड तोड़ना है, इसको रिलीज करना है, और यूबिक्यूटिन को भी तो हटाना है ना अपने को। तो अब क्या होगा, और इसके रिलेटिव को जो कुछ भी है इसको, उसको बचाना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखना है, ठीक है, क्योंकि जो म्यूटेशन आई है उसको दूर तो करेगा ये, ठीक है भाई। तो अब ये क्या करेगा, पहले एक एंजाइम आता है, जो MDM
टू है ना, जैसे ये MDM2 है और ये P53 है, ठीक है, MDM और ये क्या है P53 है, ठीक है। यूबिक्विटिनेज एंजाइम आता है, यूबिक्विटिनेज, जो क्या करता है यूबिक्विटिन को भगा देगा, कह तू भाग, जैसे नहीं तो एकदम से मौके पर एक दूसरा हीरो आ जाता है और वो क्या करता है कि उसको गुंडों को भगा देता है और उसको छुड़वा देता है। फिर ये क्या करेंगे, दोनों आपस में दोनों मिलके इनकी बैंड बजाएंगे अब, ठीक है। कैसे बजाएंगे, अब रह गया MDM2, यूबिक्विटिन को तो भगा दिया, P53 फ्री हो गया, और MDM2 को इसलिए क्या कर दिया था, ATM और ATR ने क्या कर दिया था, फॉस्फोरिलेशन पहले कर दी थी, तो फॉस्फोरिलेशन हुई तो MDM तो बाहर निकाल दिया, गुंडे को मार दिया, अब बच गया हीरो अकेला P53। लेकिन हीरो क्या है, अभी जख्मी है, जख्मी मतलब कि इनएक्टिव है, ठीक है, P53, क्योंकि मैंने पहले कहा था जब नॉर्मल कंडीशन में P53 होता है तो वो इनएक्टिव होता है। एक्टिव कब होता है, जब उसकी फॉस्फोरिलेशन कर देंगे हम। फॉस्फोरिलेशन कौन करेगा, फॉस्फोरिलेशन कौन करेगा, हीरो को थोड़ी सी ताकत कौन देगा, कौन देगा, CHK1 और CHK2, CHK1 और CHK2, ATR से CHK1, अगर सिंगल स्टैंडर्ड DNA है तो, अगर डबल स्टैंडर्ड DNA तो CHK2 आएगा और उसकी क्या कर देगा, फॉस्फोरिलेशन कर देगा। जैसे ही फॉस्फोरिलेशन होगी इसकी, इनएक्टिव से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और आगे जाके क्या करेगा, ये 3 यूनिट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, P53R, P21 और GAD45, जो इसका अलग अलग फंक्शन है। जैसे P53 का बता देता हूँ मैं, जैसे P53R नाम से पता चल रहा है कि रिपेयर करेगा, DNA रिपेयर करेगा, ठीक है, और P21 CDK2 यानी सेल साइकिल रेगुलेशन के अंदर हेल्प करेगा, और क्या है CDK1 के अंदर भी हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि एक GAD45 है तो ये क्या करेगा, CDK1 में जो रेगुलेटर है उसके अंदर हेल्प करेगा, रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। अब हो गया P53। अब आप इसे केस डिस्कस करते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, ज़्यादा मैं टाइम लूँगा नहीं इसमें, लेकिन बताऊँगा जरूर, ठीक है। अगर पहला केस है, केस नंबर फर्स्ट, अगर P53 म्यूटेटेड है वन अलील पे, म्यूटेटेड है वन अलील पे, तो क्या होगी, कैंसर होगी या नहीं होगी, तो कैंसर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैंने पहले बताया था कि कैंसर होने के लिए जो ट्यूमर सप्रेसर दोनों जीन्स को क्या करना है, डिलीट करना होता है, उनके दोनों के अंदर म्यूटेशन लानी होती है, ठीक है। अगर एक पर भी प्रेजेंट है तो क्या होगी, सेल क्या करेगी, नॉर्मल फंक्शन करेगी, तो कैंसर नहीं होगी, ये ध्यान रखना अपने को। अगर सिंगल अलील पर भी ट्यूमर सप्रेशन जीन प्रेजेंट है तो भी कैंसर नहीं होगी। अगर दोनों पे प्रेजेंट है तो होगी ही नहीं, अगर दोनों से डिलीट हो जाए ना, दोनों से डिलीट हो जाए तो क्या होगी, कैंसर होगी, ठीक है। तो इस तरह के केस आ सकता है। सेकंड केस आप डिस्कस करेंगे, एक मिनट छोड़ेंगे, मैं 2 चेक करा के मान लूंगा भाई, ठीक है। दूसरा केस ये होगा कि, चलो दूसरा केस तो आपने बस बता दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ ये क्या है। दूसरा केस ये सही समझ में आएगी, इसमें कैंसर होगी या नहीं होगी, तो होगी, कैंसर तो होगी, क्योंकि दोनों जिले से अलील से क्या है, वो क्या होगा, डिलीट हो गया। अगर मान लो इस पर दोनों से प्रेजेंट होता तो कैंसर नहीं होती, सिंगल पे प्रेजेंट होता तो भी नहीं होती, लेकिन दोनों से क्या होगा, वो डिलीट हो गया, क्या होगा, डिलीट हो गया, तो क्या होगी, कैंसर होगी, मिल्की ट्यूमर बनेगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होगी, ठीक है। एंड अब देखो एक केस और बनता है, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि MDM2 म्यूटेटेड एट P साइट, यानी फॉस्फोरिलेशन साइट पे, अगर जिसकी जहाँ पर इसकी फॉस्फोरिलेशन थी वहाँ पे म्यूटेशन हो जाए MDM2 के अंदर, तो क्या होगी, तो भी क्या होगी, कैंसर होगी, तो क्या होगी, कैंसर होगी। अच्छा, एक केस और आप डिस्कस करते हैं, एक केस आप और डिस्कस करते हैं, ये तो आपको आता ही मिलेगा, बिल्कुल श्योरली बताते हुए, ठीक है। यूबिक्विटिनेज एंजाइम था, जो दूसरा हीरो आया था एकदम से दीवार तोड़ के गाड़ी लेके, ठीक है, जो दूसरा हीरो आया था एकदम से बचाने के लिए, यूबिक्विटिनेज जो यूबिक्विटिन को हटा रहा था, इसमें अगर म्यूटेशन आ जाए, इसको ही इस हीरो को कोई गोली मार देता उसी टाइम, मतलब दीवार तोड़ी सी ना तो इतनी मुश्किल से, और इसको आते इसके माथे में गोली ढाड़, तो फिर क्या होता, कैंसर होती, क्योंकि यूबिक्विटिन नहीं हटता तो P53 को वो छोड़ता नहीं, गुंडा दूसरा नहीं छोड़ता, तो वो क्या होता है, एक्टिव नहीं हो पाता, एक्टिव नहीं होता तो वो ट्यूमर सप्रेसर को कर ही नहीं पाता, ट्यूमर को सप्रेस ही नहीं कर पाता, तो कैंसर हो जाती, क्योंकि वी नो दैट अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स लीड्स टू द कैंसर, ओके। एंड फिर एक केस और आप करते हैं कि P53 है, मान लो P53 ओवर एक्सप्रेशन हो जाए, अब ये ज़्यादा हवाबाजी करने लगे, हवाबाजी वाली हीरो था ये, इसने ज़्यादा हवाबाजी कर दी, जैसे ओवर एक्टिंग वरुण धवन, सॉरी मैं नाम नहीं लेना चाहिए किसी हीरो का, लेकिन वरुण धवन जैसे ये ओवर एक्टिंग करने लगे, तो क्या होगा, ओवर एक्सप्रेशन अगर करने लगे, ओवर एक्सप्रेशन करेगा तो भी क्या होगी, ओवर एक्सप्रेशन करेगा तो भी क्या होगी,
क्या होगी, एपोप्टोसिस। कैंसर नहीं होगी अब, ठीक है, हर चीज़ में कैंसर करोगे क्या, तो क्या होगी एपोप्टोसिस, यानी अब ज़्यादा ही अभी ओवर एक्सप्रेशन होगी क्योंकि उसका काम ही ट्यूमर को सप्रेस करना है, अभी ज़्यादा करते रहे तो क्या होगी, सेल डेथ हो जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी और क्या आ जाएगी, एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस एपोप्टोसिस। ठीक है भाई, होगी केस डिस्कस होगी, इसमें ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो केस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन कि अगर P53 वन सॉरी वन एलील पर अगर है, अगर वन एलील पर प्रेजेंट है P53 का एक जीन, वन एलील पर प्रेजेंट है P53 एक जीन, तो क्या होगी, कैंसर नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल सेल फंक्शन करेगी। P53 अगर बोथ से एबसेंट हो गया तो क्या होगी, कैंसर होगी, तो क्या होगी, कैंसर होगी। MDM2 अगर फॉस्फोरिलेशन साइट से वो हो गया, क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया तो भी कैंसर होगी। तो आप ये केस मैंने डिस्कस कर लिए। अब आप सबसे इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, इसके अंदर एक होता है एन टर्मिनस, एक होता है सी टर्मिनस, एक होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन। यहाँ पे होता है इसका ट्रांस एक्टिवेशन डोमेन, और यहाँ पे रेगुलेटरी डोमेन, और यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग क्या होती है, साइट होती है, इसको सेंट्रल डोमेन भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अगर मान लो कि ये कुछ चीज़ है, यहाँ पे एंड में या ट्रांस एक्टिवेशन, जो MDM है ना, MDM2 जिसने गुंडे को पकड़े था, मान लीजिए सॉरी हीरो को पकड़े था P53 को, तो वो MDM2 यहाँ के बाइंड होगा इसके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो जो ये कहती है सेंट्रल डोमेन जो था डीएनए बाइंडिंग डोमेन, इसको बोलते हैं डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर म्यूटेशन आने का कारण क्या है, ये बोलती है म्यूटेशन साइट है। म्यूटेशन साइट में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए बाइंड यही होगा जो रिपेयर करना था। अगर इसी में म्यूटेशन आ गई तो क्या होगी, क्योंकि म्यूटेशन तो डीएनए में आएगी ना, तो ये होती है म्यूटेशन साइट, ठीक है, ओके। एंड थर्ड वन इज द रेगुलेटरी साइट, थर्ड वन इज द रेगुलेटरी साइट, ठीक है, जो क्या आती है रिचिन लाइसिन और टेट्रामेराइजेशन। टेट्रामेराइजेशन का क्या मतलब है, टेट्रामेराइजेशन ऐसी साइट होती है जो टेट्रामेराइजेशन तो पढ़ा होगा, जैसे 1 2 3, तो ये कहते हैं टेट्रामेराइजेशन डोमेन होता है, ये एक्टिवेटेड होता है और रेगुलेटरी होता है, और साइट ऑफ यूबिक्विट एनालाइजेशन यही होती है, इसकी रिचिन लाइसिन होता है। एक हम बात करते हैं कि इसमें जैसे सेंट्रल डोमेन में डीएनए बाइंडिंग डोमेन में आर्जिनिन इज रिप्लेस्ड बाय अदर अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मिस मैच टाइप ऑफ म्यूटेशन होती है, मिस मैच म्यूटेशन होती है। इसमें क्या होता है कि वन अमीनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द अदर, तो आर्जिनिन जो कहता है कि इसका मैंने रीजन मैंने शायद बताया नहीं कि इसका एक ये रीजन होता है इसके अंदर दो, एक होता है प्रोलिन रिच या फिर और एक होता है आर्जिनिन रिच, ठीक है। अगर आर्जिनिन का अगर रिप्लेस हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P53 म्यूटेशन, और म्यूटेशन होने का कारण पता ही है फिर अपने को, ठीक है। अभी देखो ये भी इतनी भयंकर सी जो पिक है, ये पिक बहुत दुखदाई भी है, ठीक है, क्योंकि ये पिक है रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर, आई कैंसर इन द रेटिना, ठीक है। लेकिन रेटिना जो है उसके अंदर कैंसर होना कि हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, ये भी एक हीरो है, ठीक है, हीरो तो है, लेकिन क्या है, अगर हीरो को थोड़ा सा बहुत दुख हुआ न्याय वगैरह कुछ तो क्या है गुंडे बन जाते हैं, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर जैसे ही म्यूटेशन आती है तो क्या कर देता है, क्या कर देता है, वैसे तो क्या करता है ट्यूमर सप्रेसर जीन है, लेकिन जैसे ही म्यूटेशन आई, जैसे ही म्यूटेशन आई तो ये क्या काम कर देगा, कैंसर खोज कर देगा आई के अंदर। ओके भाई, ठीक है, चलो इसका बात ही पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल सा बात है, ठीक है। शुरू में क्या था, कोई ग्रोथ फैक्टर आया, शुरू में क्या था, कोई ग्रोथ फैक्टर आया, शुरू में क्या था, कोई ग्रोथ फैक्टर आया, जैसे फिर क्या उसने क्या कर दिया, रास जो आरटी के रास में काइनेस पाथवे था वो शुरू कर दिया, वो न्यूक्लियस के अंदर आए। आप सिंपल सा पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर क्या इसको देखिए क्या होगा कि CDK4/6 या फिर दो तरह के वो बनेंगे इफेक्टर मॉलिक्यूल, CDK4/6 साइक्लिन डी एंड CDK साइक्लिन ई। ये क्या कराएंगे, रेटिनोब्लास्टोमा जो रेटिनोब्लास्टोमा है, जो E2F की जो बाइंडिंग हो रखी है यहाँ पे, इसकी फॉस्फोरिलेशन कराएंगे। मैंने पहले बताया था कि जब रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोरिलेटेड है, फॉस्फोरिलेटेड होगा, वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिविटी क्यों करा रहे हैं इसको, क्योंकि इसको सेल डिवीजन करानी है हमारी बॉडी में, कि भी थोड़ी बहुत तो सेल डिवाइड कराता हूँ, क्योंकि ऐसी तो सेल साइकिल तो हम बंद रख नहीं सकते। तो जैसे ही इसकी फॉस्फोरिलेशन करा देंगे हट जाएगा, और ये रेटिनोब्लास्टोमा जैसे बाहर निकल गया यहाँ से, और E2F क्या करेगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा, और वो क्या करेगा, सेल डीएनए रिपेयर में सॉरी की डीएनए रिपेयर प्रोटीन बनाने में, या फिर सेल साइकिलिन में ORC पोलीमराइज जो डीएनए पोलीमरेज है उसके अंदर हेल्प करेगी, या सेल ग्रोथ के अंदर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गई, यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गई, कि म्यूटेशन किस तरह से होगी कि या तो रेटिनोब्लास्टोमा बिल्कुल ही क्या हो गया, गायब हो गया, म्यूटेशन आ गई, तो क्या करेगा, E2F न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, ठीक है। ये क्या प्रोटीन बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, सेल डिवाइड होती रहेगी, जिसको हम अपने को फिर एक लाइन फिर याद आएगी, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल लेड्स टू द कैंसर। ओके ओके, चलो इसके भी थोड़े बहुत केस करेगा। मान लो कि केस इसके करते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा
एक्टिव कब होगा कि जब वो फॉस्फोरिलेटेड नहीं होता, डीफॉस्फोरिलेटेड होता है, ठीक है। और जो और वो एक्टिव कब होता है जब, सॉरी, वो इनएक्टिव कब होता है जब वो फॉस्फोरिलेशन उसकी होती है, ठीक है। अगर आप इसमें केस पढ़े कि अगर 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 रेटिनोब्लास्टोमा की और ई टू एफ की बाइंडिंग परमानेंट हो जाए, इसकी बाइंडिंग मतलब कि परमानेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए इसकी बाइंडिंग परमानेंट हो जाए, तो क्या होगी, कैंसर होगा या सेल साइकिल अरेस्ट होगी, तो क्या होगी, सेल साइकिल अरेस्ट होगी, क्योंकि रेटिनोब्लास्टोमा तो है, ट्यूमर सप्रेशन जीव तो है ये, तो ये ई2एफ को पकड़े रखेगा तो सेल साइकिल होगी नहीं। अब दूसरी बात थी कि दूसरा केस ये भी बन सकता है कि अगर रेटिनोब्लास्टोमा तो ठीक ठाक है भाई, ठीक ठाक है, लेकिन इसको खांसी जुकाम हो गया ई2एफ को, ये बोला कि मैं तो तेरे साथ नहीं आऊँगा। मान लो ई2एफ को, मान लो रेटिनोब्लास्टोमा को कोरोना हो गया, ई2एफ कहेगा कि मैं तो तेरे पास नहीं आऊँगा, तो ई2एफ इसके साथ लैग कर देगा साइट बाइंडिंग को, बाइंडिंग साइट को, तो क्या, तो भी क्या होगी, कैंसर, फिर क्या होगी, कैंसर होगी। कैंसर की होगी क्योंकि फिर ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या करेगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा इसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी। ओके भाई, ठीक है, आया समझ में। चलो, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, पढ़ लेना। फिर एक जो होती है ना रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर है, दो तरह की होती है, एक होती है फैमिलियल, इसके पाथवे दो तरह आगे, जो रेटिनोब्लास्टोमा जो पाथवे है ना वो कैंसर जेनेटिक्स में दो तरह के होते हैं, एक होता है फैमिलियल, एक होता है स्पोरोडिक। नाम से पता चल रहा है, फैमिलियर मतलब कि हेरिडिटरी के टाइप में, और स्पोरोडिक मतलब कि कुछ एक ही जनरेशन के अंदर। तो इसके अंदर जो फैमिलियल के अंदर होती है ना, फैमिलियल के अंदर जो होती है वो पहली जो म्यूटेशन होती है, पहले अपन बात करते हैं फैमिलियल की। मान लो कि ये कोई एलील थे दो, ठीक है, इनके नॉर्मल थे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, फर्स्ट जो म्यूटेशन होगी ना वो जर्म लाइन म्यूटेशन होगी, जर्म लाइन म्यूटेशन का क्या मतलब है कि बिफोर बर्थ, ठीक है, जन्म से पहले ही, ठीक है। तो पहली म्यूटेशन हुई तो एक अलील गायब हो गया, एक जीन गायब हो गया अलील से, ठीक है, एक जीन गायब हो गया, एक रह गया। तो मैंने पहले बताया था कि अगर एक भी परसेंट है तो भी नॉर्मल फंक्शन करेगी, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन हुई, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। फिर जो दूसरी डिवीजन होगी ना, सेकंड डिवीजन ऑफ म्यूटेशन, सॉरी, जो सेकंड म्यूटेशन होगी, जो सेकंड म्यूटेशन वो कौन सी होगी, सोमेटिक होगी, सेकंड सोमेटिक होगी, यानी कि आफ्टर बर्थ होगी। आफ्टर बर्थ में एक तो पहले डिलीट हो गया था, ठीक है, एक और डिलीट हो गया, तो क्या होगी, कैंसर हो जाएगी, ठीक है, इट्स लेट्स टू द कैंसर। दूसरा हम बात करें स्पोरोडिक की, स्पोरोडिक ये तो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्पोरोडिक, स्पोरोडिक में क्या होती है, दोनों ही जो म्यूटेशन होती है, दोनों ही म्यूटेशन होती है वो क्या होती है, आफ्टर बर्थ होती है, और सोमेटिक होती है, दोनों की दोनों ही। उसमें क्या थी मैं आपको ना थोड़ा इसका कंपेयर करके बता दूंगा, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहली ये नॉर्मल थी, ठीक है, नॉर्मल थी, सोमेटिक हुई, सोमेटिक यानी कि आप बर्थ के बाद ही, जन्म के बाद ही हुई, तो एक डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरे की हुई, दूसरे में क्या था, एक बचा हुआ था, तो दूसरे भी डिलीट हो गया, ठीक है, और क्या होगी, लॉस ऑफ हिटरोजाइगोसिटी, एंड वो क्या हो जाएगी, फिर कैंसर कोज कर देगी। अब देखो, अब इसका कंपेयर करते हैं यहाँ पे, मान लो कि फैमिलियल लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे से लिख दिया सोमेटिक लिख दिया। फैमिलियल में जो थी फर्स्ट म्यूटेशन कहाँ थी, जर्म लाइन के अंदर थी, ठीक है, मतलब बर्थ से पहले थी। और सेकंड कहाँ थी, सोमेटिक थी। लेकिन इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड कौन कौन सी थी, दोनों ही सोमेटिक थी, यानी बर्थ से बाद ही थी, ठीक है, हो गया, आ गया क्लियर। ओके, अब नहीं आया तो पढ़ लेना, ठीक है, आ ही जाएगा वैसे। फिर आता है P10 की अगर बात करें तो फुल फॉर्म फोस्फेटेज टेंसिन एंड होमोलॉग डिलीटेड एट क्रोमोसोम नंबर 2। अरे इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नाम से कुछ नहीं करना, ठीक है। नाम हमें एक बार बेसिक चीज़ क्लियर करनी होती है कि अगर क्वेश्चन, वैसे तो आता नहीं कि फुल फॉर्म बताना इसकी, कौन ही पूछेगा, अगर पूछ भी ले तो इतना तो पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है, वैसे मुंह जुबान याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ओवरव्यू बता देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू जरूरी है चीज़ का, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, ये है आरटीके, यहाँ पे कोई ग्रोथ फैक्टर आया, ठीक है, आरटीके की पहले क्या होगी, डाइमराइजेशन होगी, डाइमराइजेशन ये कहते हैं कि पहले मोनोमर फॉर्म होते हैं, ठीक है, मोनोमरिक फॉर्म है। फिर तो क्या आता है, जैसे ही कोई ग्रोथ फैक्टर आया तो ये क्या होता है, डाइमर फॉर्मेशन हो जाती है इनकी, क्या डाइमर बन जाते हैं, ठीक है, डाइमर बन जाते हैं, यानी 2 यूनिट्स बन जाती है। फिर इनकी क्या आती है, क्रॉस ऑटो फॉस्फोराइलेशन, एक दूसरे को पीटना, दो एक दूसरे की फॉस्फोराइलेशन करेंगे, वो करेगा तो इसकी और वो करेगा इसकी, बोलेगे लेते एक थप्पड़ दे रहे, एक थप्पड़ दे रहे, मतलब कैसे चाटे चूटे लगाते रहते हैं एक दूसरे की, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गई। अब क्या होगा, क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होने के बाद एक होता है साइटोसिलिक प्रोटीन, होता है PI3K। के का मतलब है यहाँ पे काइनेज, काइनेज का अपने को मतलब पता है भाई, पता हो सबको। काइनेज क्या होता है कि जो फोस्फेट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये भी करेगा, फोस्फेट प्रोवाइड करेगा, किसको करेगा, तो ये PI3 के यहाँ जाएगा, ठीक है, PI3 के यहाँ जाएगा।
यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट है PiP2, PiP2, PiP2 यहाँ आएगा। और ये क्या एंजाइम एक तरह का PI3 के, ये क्या करेगा PiP2 को PiP3 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। PiP3 के कहाँ जाएगा आगे पाथवे में, PDK के पास जाएगा और AKT के पास, फिर PDK कहाँ जाएगा AKT के पास। AKT क्या कर देगा, सेल सर्वाइवल कराएगा, ठीक है, और अपोप्टोसिस नहीं करवाएगा, बोला अपोप्टोसिस बंद करो, और अदर सेल की ग्रोथ कराएगा। अब अपने कहते हैं कि P10 का रोल तो कहीं आया ही नहीं, या पढ़ रहे हैं P10 का पाथवे, तो बात समझने की यह है कि अपोप्टोसिस इसने नहीं करवाई, लेकिन P10 तो क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, तो ये P10 का काम क्या है, P10 क्या करेगा, P10 का काम होता है कि PiP3, जब PiP2 से PiP3 बने ना, जब कहते हैं कि भाई इतनी आगे जरूरत नहीं है सेल ग्रोथ की इतनी, ठीक है, तो P10 क्या करेगा, जितनी ग्रोथ उतनी तो करने देगा, लेकिन अब आप कहते हैं कि भाई इतनी डिवाइड मत कराओ, बस बहुत हो गया, अब अपोप्टोसिस करानी जरूरी है। तो P10 क्या करेगा, PiP3 को वापस PiP2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी कि डीफॉस्फोरिलेशन। तो मतलब कि क्या हुआ, P10 क्या है, एक फोस्फेटेज क्या होता है, जो फोस्फेट ले लेता है बुक्कड़ गई का, बुक्कड़ तो नहीं अच्छा याद है वैसे, ठीक है, बुक्कड़ नहीं कहते, ठीक है भाई। तो क्या ले लिया, तो इसका उल्टा हो जाएगा, सेल सर्वाइवल लो हो जाएगी, एपोप्टोसिस बढ़ जाएगी, और सेल ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा थे ये तीनों के सारे P10 के एक बार दोबारा वो कर देता हूँ कि पहले ग्रोथ फैक्टर आया, RTK की डायमेराइजेशन हुई, क्रॉस फॉस्फोरिलेशन हुई, PI3 की काइनेज आया, और उसने क्या करा, PiP2 को PI3 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और AD के पास गया, AKT के पास गया, और AKT ने आगे क्या कर दिया, तीनों चीज़ों का फंक्शन शुरू कर दिया, ठीक है। तो चलो बस आज का इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो रास की पाथवे है, जो आप प्रोटोन को जीन्स के लिए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा मैं, वो फिर नेक्स्ट क्लास में ख़त्म ही कर देंगे इनको, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और शेयर जरूर करना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय। ओके, थैंक यू।